नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से है, पीएम मोदी से मिले हैं मुख्यमंत्री धामी। आपको बता दें कि राज्य के विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने की है सीएम के कार्यों की सराहना और देवभूमि का हर कार्य हम सबका। पीएम मोदी का ऐसा बयान सामने आया है और देवभूमि के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है और सीएम धामी ने जताया है पीएम मोदी का धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से है। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सीएम के कार्यों की सराहना की है और देवभूमि का हर कार्य का हम सबका है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। देवभूमि के विकास का कोई भी काम नहीं रुकेगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। पीएम मोदी से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने की है सीएम के कार्यों की सराहना और देवभूमि का हर कार्य हम सबका, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है और देवभूमि के विकास को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से साझा कर रहे हैं आपको, जो कि पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी ने सीएम के कार्यों की सराहना की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं। देवभूमि के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा पीएम मोदी कहते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी ने सीएम के कार्यों की सराहना की है और साथ ही बता दें कि देवभूमि का हर कार्य, ऐसा पीएम मोदी का बयान सामने आया है, जो कि पीएम मोदी ने मिले हैं मुख्यमंत्री धामी भी। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी अहम जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। देवभूमि का हर कार्य हम सबका है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। देहरादून से है, पूर्व सैनिकों के लिए लगेगा रोजगार मेला और 4 अगस्त को होगा रोजगार मेले का आयोजन। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में होगा यह आयोजन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से साझा कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होगा रोजगार मेला और 25 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनियां करेगी प्रतिभाग इसमें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योग्यता अनुभव के आधार पर मिलेगा रोजगार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, पूर्व सैनिकों के लिए लगेगा रोजगार मेला। 4 अगस्त को होगा रोजगार मेले का आयोजन। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में होगा यह आयोजन। आपको बता दें सुबह 10 बजे से शुरू होगा रोजगार मेला आयोजन। 25 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनियां करेगी प्रतिभाग इस आयोजन में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से साझा कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए लगेगा रोजगार मेला। 4 अगस्त को होगा रोजगार मेले का आयोजन। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, सुबह 10 बजे से आयोजन की शुरुआत होगी और 25 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनियां प्रतिभाग करेगी इस आयोजन में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से साझा करें। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और 4 अगस्त को यह आयोजन होगा। आपको बता दें कि दून सैनिक इंस्टीट्यूट में यह आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होगा रोजगार मेला और 25 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनियां प्रतिभाग करेगी इस रोजगार मेले में। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के गेट के कूड़ेदान के पास एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास शव मिला है और इसी को लेकर आप नेता ने कहा है कि बीजेपी के शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, चरित्र हनन की घटनाएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें सामने समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों से सुनाई देती है, वह अत्यंत चिंताजनक है। आप नेता ने यह भी कहा है कि महिलाओं की हत्या, लूटपाट घटना के अलावा सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि संसद के इसी सत्र में लोकसभा सरकार की तरफ से पेश एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 3 सालों में 13.13 लाख महिलाएं गायब हुई है, जिसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। आप नेता ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। भाजपा के राज में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटना में भाजपाइयों की भागीदारी भी सर्वव्यापी है। लेकिन उससे बड़ी चिंता का विषय है कि लोकसभा में वर्तमान सत्र में एक आंकड़ा सरकार की तरफ से पेश किया गया कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में भारत में
13.13 लाख महिलाएं गायब हुई, उनका कहीं अता पता नहीं है, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। और ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान में देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना हो या लखीमपुर खीरी की घटना हो, दिल्ली का अलग अलग घटनाएं इस बात का सबूत के रूप में उजागर होकर के सामने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों की सुरक्षा करने, महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंत्री ने कहा है कि विभाग लोनी वी की तर्ज पर ऐप बनाए और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा होने पर फोटो के माध्यम से उसकी सूचना विभाग को मिल सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अफसरों को निरीक्षण और सफाई में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कर्मचारियों के कम पद पर होने के कार्यों में तेजी न आने पर जल्द विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाने को कहा है। मंत्री ने ब्लॉक का नए सिरे से परिसीमन करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। महाराज ने यह भी कहा है कि पंचायतों में ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने को सभी पंचायतों में QR कोड लगाए जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने चमोली करंट हादसे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चमोली करंट हादसे में हुई 16 लोगों की मौत पर अभी तक सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया है और सरकार ने दावा किया है कि कठोर कार्रवाई की गई है, लेकिन सिर्फ कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना कठोर कार्रवाई नहीं होता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार हादसे के शिकार हुए लोगों को 25 लाख का मुआवजा दे। साथ ही कहा कि सरकार आरोपी कंपनियों के मालिक को बचाने का काम कर रही है। चिकित्सा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है, इसके पीछे बड़ा खेल है और सरकार इसके लिए इसकी जांच करे। जहां ईमानदारी के साथ लोग इस नौकरी को पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करके वहां तक पहुंच सके, उन लोगों की आशाओं पर कुठाराघात किया और सरकार को इस रूप में मैं दोबारा चेताना चाहता हूँ इस बात से। और खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा की और उन्होंने सभी सीडीओ को हर 15 दिन में रोजगार की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि योजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना के साथ ही केंद्र और अन्य योजनाओं को लेकर उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी वाले जनपदों को खास तौर पर हिदायत दी गई है। वे योजनाओं में तेजी लाए और रोजगार पलक योजनाओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पौड़ी और हरिद्वार जिले के प्रदर्शन की सराहना की है। अन्य जिलों में भी युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। महाप्रबंधक उद्योग और क्षेत्रीय प्रबंधक लीड बैंक के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लंबित आवेदनों का निस्तारण जल्द कराने को भी कहा है। हमारे गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं, इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो बाह्य सहायता परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की, तो उसमें खर्च की स्थिति क्या है। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। और ये मेरी पहला इंटरेक्शन था सभी सीडीओज के साथ। कुल मिलाकर भी जिला योजनाओं में, चूँकि सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलम्ब से हुई थी और मोर और लेस
जून के लास्ट तक आते आते बैठकें हुई और हरिद्वार में अभी 27 तारीख को ये बैठक संपन्न हुई थी। मजदूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने एमपीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य को ज्ञान देकर मांग की है कि कॉलेज में अध्ययन का सपना लिए आए स्थानीय और ग्रामीण छात्रों को CUCAT से मुक्त कर प्रवेश पत्र दिया जाए और ताकि वे अपना भविष्य बना सके। और बता दें कि ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भी दिया गया है। बता दें कि CUCAT के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यूजीसी द्वारा उत्तराखंड के समस्त महाविद्यालयों को यूजीसी के नए नियम के अंतर्गत जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके तहत एक नया नियम लाया गया, जिसके तहत मार्च महीने तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। मसूरी के अधिकांश जो बच्चे इंटर कर रहे थे उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी। इस प्रणाली के अंतर्गत पहले पंजीकरण होना आवश्यक है और फिर सेंटर पे जाके एक टेस्ट देना जरूरी है। उस टेस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। आज इस टेस्ट में मसूरी के 90% बच्चे नहीं बैठ पाए हैं। उन ना बैठने के कारण आज 90% सीटें खाली पड़ी हैं कॉलेज में। हरिद्वार में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां खड़ी फसलों को खासा नुकसान हुआ है तो लोगों के घरों में पानी भर गया है और दूसरी तरफ इसी जल प्रलय में हजारों की संख्या में बेजुबान भी प्रभावित हुए हैं। पशुपालन विभाग का शुरुआती आंकड़ा 22,000 बेजुबानों के प्रभावित होने की बात कह रहा है। ऐसे में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर आंकड़ा जुटाने के आदेश दिए हैं और जिससे सही तस्वीर निकलकर सामने आ सके। तो ज़रूर इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा मिल जाएगा और जिन पशुओं की आपदा के दौरान डेथ हुई है वो पूरा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और फिर जो भी फैसला लिया जाएगा वो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पशुपालकों और किसानों के हित में होगा। अब बता दें खबर देहरादून से है, जहां 22,000 पशुपालन प्रभावित हुए हैं। पशुपालन मंत्री ने कमेटी बनाने का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जल प्रलय में बेजुबानों को नुकसान पहुंचा है, जिसका आंकड़ा 22,000 के आसपास से बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कमेटी बनाने का गठन किया निर्देश दिया है और साथ ही जल प्रलय से बेजुबानों को नुकसान हुआ है, जिस पर बहुगुणा ने बात कही। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को 2 टूक अपने अपने क्षेत्रों में गंभीरता से जुटने को कहा है और बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ BL संतोष ने मीटिंग की है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया है। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, वो कैसे होगा, उसके कार्यक्रम तय हुए। और उसके लिए जो सबसे आगे की भूमिका होती है, सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। देखिए, अभी मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है
और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज़ को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको बताने का काम करता है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास करता है। अब खबर नैनीताल से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जो आपको बता दें कि वहां दौरे पर पहुंचे हैं और घोटाला को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नैनीताल में जो है कंपनियों में घोटाला हुए हैं, जैसे आपको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 1 दिवसीय भ्रमण पर फेयर हावेस होटल और नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, उद्यान विभाग में हुए घोटाले के उन्होंने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे और जिसके बाद डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में लिप्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि धामी सरकार का संकल्प है कि घोटालेबाजों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और वह चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उनसे रिकवरी करने के साथ ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर 1.25 लाख बहनों को लाखपति दीदी बनने का है और बनाने का है। और उन्होंने यह भी कहा कि गांव से हो रहे पलायन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार चकबंदी लागू करने जा रही है, जिसमें युवाओं को अपने गृह क्षेत्र में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। 61,000 स्वयं सहायता समूह की विभागी मेरे पास है, जिसमें 4,61,000 हमारी बच्चियां काम कर रही हैं। हमने कहा कि हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मडुआ खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके 2 फायदे होंगे। हम उसके लिए उनको ₹1.5 किलो इंसेंटिव देंगे उस बहन को। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, दूसरा जो हमारी सरकार का पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, 1.25 लाख बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, वो भी साकार होगा। और जो पलायन एक मुद्दा है, क्योंकि आज जो हमारे पहाड़ों की स्थिति है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। हमारा खेत एक यहाँ होता है, एक दूसरी जगह होता है। अभी हमने पायलट रूप में 2 गाँव में हम चकबंदी लागू कर रहे हैं। यातायात अधीक्षक देहरादून सर्विस पवार ने बताया है कि घर बैठे भी अब व्यक्ति चालान का भुगतान कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है और इस पर अपना चालान नंबर डालकर अपनी यूपीआईडी से अपना भुगतान कर सकते हैं। और सर्विस पवार ने यह भी बताया कि यह जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय आकर ही चालान भुगतान करना पड़े। और उनका यह भी कहना है कि ऑनलाइन घर बैठे भी चालान का भुगतान बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जो ट्रैफिक देहरादून ट्रैफिक की वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपना चालान नंबर डाल के जो है वहाँ से अपनी यूपीआई आईडी से भी जो है चालान अपना भुगतान कर सकते हो। तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक ऑफिस आना है उसके लिए, तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी जो है अपना चालान जो भुगतान कर सकते हो उसका। देहरादून में भी कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीजों का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आई फ्लू के पेशेंट की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधक भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने के लिए कह रहा है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष सोढ़ी ने कहा कि आई फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारी है, क्योंकि यह एक प्रकार का वायरस होता है। और ऐसे में किसी व्यक्ति को अगर आई फ्लू हो जाता है तो उसे अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और दूसरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं।
और ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। ये एक जनरली फैलने वाली डिजीज़ है जिसको जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज़ है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा। और अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी आंख में थोड़ी सी भी जलन, सूजन या फिर लाली आ रही है, तुरंत आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और उचित उपचार लीजिए। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी स्थानीय विधायक खजानदास स्मार्ट सिटी का काम पूरा न होने से काफी खफा थे और अब वहीं राजपुर विधायक खजानादास ने धामी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी पर बैठक लेने के साथ ही ठेकेदारों को निलंबित कर कार्रवाई की, जिसके काम रफ्तार धीमी थी और अब जो कार्यदायी संस्था है उन्हें उनके कार्य आवंटित किए हैं। वर्तमान में कई कार्य बरसात की वजह से रुके हैं और इसके साथ ही समय समय पर मुख्यमंत्री और मंत्री अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर दिसंबर तक स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं होते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी बैठक की जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अधिकारी उस बैठक में थे और ऐसे ठेकेदारों को निलंबित किया, उनसे काम छीना गया। जो ठेकेदार बरसों से काम बड़े बड़े ठेके लिए हुए थे किंतु काम की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, घटिया किस्म की क्वालिटी थी, उन ठेकेदारों को निलंबित किया। और अब आज की डेट में उत्तराखंड की जो हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो और चाहे सिंचाई विभाग हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इनको कार्य आवंटित। पौड़ी शहर के नए बस अड्डे के पास आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस क्षेत्र में आवारा कुत्ते किसी न किसी पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ दिन पहले ही इन आवारा कुत्तों ने झुंड ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद नगर पालिका में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्तों ने बालिका को पूरी तरह से घायल कर दिया और वहीं स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल पौड़ी लेकर गए, जहां इलाज जारी है। ये मांग करता हूं सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तक मेरे बच्चे को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा और ये जो भी कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर थी क्योंकि बच्चे को काफी जगह काटा होता है, सर पे तो काफी बड़ा ही काटा होता है बच्चे को, गर्दन पे काटने निशान पड़े थे और बच्चे के पूरे शरीर में खरोंच के निशान पड़े होते हैं। तो फिलहाल तो ये बच्चे को हमने फिलहाल स्टेबल करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया, एंटीबायोटिक की वैक्सीन लगा दी, बच्चे को ट्रीटमेंट लगा दी। बाकी ट्रीटमेंट बच्चे को भर्ती करके बाकी आगे ट्रीटमेंट अस्पताल अस्पताल नहीं करेंगे। क्या स्थिति फिलहाल होगी बच्चे की, खतरे से बाहर है? खतरे से तो बाहर बच्चे फिलहाल। गुरेज रही है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज्यादा ही हो गया है और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आता है। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं और मैंने एसआई को और ईओ को भी निर्देशित किया जो इस तरह के झुंड है कुत्तों में जो पागल की स्थिति में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनका खात्मा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी आप लोगों के सामने। राज्य में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर कई जगह टूट गए हैं और बह गए और जिसके कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग और उत्तरकाशी जिले में बार बार मार्ग बाधित हो रहा है और वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। अब तक कुल 36 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं और जिसमें गंगोत्री में लगभग 6.5 लाख और यमुनोत्री में 5.3 लाख, केदारनाथ में 11.50 लाख और बद्रीनाथ में 11 लाख और
सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि राज्य में हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा बाधित हो रही है। बावजूद इसके तीर्थयात्रियों के उत्साह में कमी नहीं दिखाई दे रही है। जानते हैं कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।